मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए हम क्लास जो है कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले मैंने 4 वीडियो इस पर डाला, ये आपका 5वां वीडियो है इस चैप्टर का। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, अभी लास्ट में बात करेंगे। पहले काम की बात कर लेते हैं। काम की बात के क्रम में सर देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर क्या आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है। सेकंड में आपके 1 2 3 क्वेश्चन है और थर्ड में 5 क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन हमने किया, 2 क्वेश्चन अभी मैं इसको थोड़ा सा जगह कम है तो इसको मैं मिटा करके उसको लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब इसमें दूसरे में कहा क्या है, क्वेश्चन को आप पढ़िए। A1/A2 B1/B2 C1/C2। ठीक है, इसका कंपेयर करके, इसकी तुलना करके, ये जो समीकरण दिए गए इससे तुलना करके आपको क्या बताना है कि ये रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं या समांतर हैं या फिर संपाती हैं। ठीक है, 3 कंडीशन हमने बताया था कि रेखाएं, अगर 2 रेखाएं हैं तो 3 कंडीशन हो सकती है, या तो वो समांतर हो, या तो वो संपाती हो, या तो फिर वो एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हो। ठीक है, कंडीशन हमने आपको बताया था, कंडीशन आपको याद भी होना चाहिए, हमेशा याद होना चाहिए। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर जो A1/A2 और B1/B2 आपस में बराबर नहीं है तो क्या होता है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होगा अकेला, एक वैल्यू इसका मिलेगा। ये था पहला कंडीशन। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या था, दूसरा कंडीशन था A1/A2, ठीक है, इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। अगर जो ये तीनों अनुपात आपस में क्या है, बराबर हैं, तो रेखाएं क्या होती थी, समांतर होती थी, रेखाएं समांतर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं। तीसरा कंडीशन ये था A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो ये होता था संपाती। क्या होता था, संपाती। संपाती होने का मतलब एक दूसरे पर पड़ी रहती थी। और इस कंडीशन में इसके क्या होते थे, अनेक हल होते थे। एक सेकंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है हमसे। ये जो आपका तीसरा, ये जो है ये थोड़ा सा गलत हो रहा है हमसे। ये वाला जो पोजीशन है ये संपाती रेखाएं की है। ये क्या है, ये संपाती रेखाएं की है। ठीक है, संपाती रेखाएं का मतलब क्या हो जाएगा, अनेक हल होंगे इसके। ये क्या होंगे, अनेक हल होंगे। और ये आपका हो जाएगा समांतर। क्या हो जाएगा, समांतर, जिसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ये तीनों टर्म कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है। यानी इफ़ A1/A2 इक्वल टू B1/B2, इफ़ A1/A2 इक्वल टू B1 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो वो प्रतिच्छेद करेगा, यानी उसका एक वैल्यू जरूर निकलेगा। यदि तीनों आपस में बराबर हैं तो ये संपाती हो गए। ठीक है, संपाती होने का मतलब क्या होता है, संपाती होने का मतलब ये हो जाएगा कि इसके अनेक हल होंगे, यानी एक दूसरे पर पड़ी रहती है। और तीसरा कंडीशन ये है कि अगर जो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये क्या रेखा होंगी, ये समांतर होंगी। और समांतर होने का मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। अब इसी से कंपेयर करके फटाफट हम इसको लगा लेते हैं कि कौन समांतर है, कौन संपाती है और कौन एक बिंदु पर परिच्छेद करेगा, यानी ये वाला कंडीशन। ठीक है, बेसिकली हम उठाते हैं केवल A1/A2 और B1/B2 से ही उठाते हैं। ठीक है, अगर इसमें से किसको फॉलो कर रहा है उसी के हिसाब से रखते हैं, फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो C1/C2 पर चलते हैं। चलिए बहरहाल पहला देखिएगा, ये देखिएगा, ये क्या है, A1 है। ठीक है, ये A1 हो गया, 5 क्या हो गया, A1 हो गया, और ये क्या हो गया, A2। अच्छा, उसके बाद B1 कितना है, -4, B2 कितना है, 6 है। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा, यहीं पर देखिए C1/C2 के पास आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यहीं पर ये क्या दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, नहीं है। अगर जो एक दूसरे के बराबर नहीं है तो इसका मतलब पहला वाला फॉलो कर गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, ये हो जाएगा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, यानी इसको बोलते हैं क्या, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होगा। ठीक, इसमें आ जाओ, A1 का वैल्यू कितना है, 9, A2 का वैल्यू कितना है, 18, B1 का वैल्यू कितना है, 3, इसका वैल्यू कितना है, 6। ज़रा इसको काटने की कोशिश करिए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, अब ये दोनों आपस में वैल्यू बराबर हो गए, तो 2 जगह है, यहाँ पर भी बराबर है, यहाँ पर भी बराबर। इसका मतलब आपको C1 और C2 भी चेक करना पड़ेगा। चलिए इधर आ जाते हैं, हम देखते हैं C1 का वैल्यू कितना है, 12, और C2 का वैल्यू कितना है, 24। ये भी कितना हो जाएगा, 1/2। यानी इस कंडीशन में क्या आ गई हमारी,
1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा संपाती। क्या हो जाएगा, संपाती होगी, यानी जिसके आपके क्या होंगे, अनेक हल होंगे, संपाती होगा। ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है, 6/2 कर लो, उसके बाद -3/-1 कर लो, देखते हैं -3/-1 और इसमें 10/9। ठीक है। आगे इधर जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, देखिएगा 2 3 6 यानी 3/1 माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 3/1 और ये क्या हो जाएगा 10/9। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो जब बराबर हैं तो इसका मतलब तीसरे पर हमें जाना पड़ेगा। ठीक है। और तीसरा का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपस में बराबर नहीं है, C1/C2 क्या है, इन दोनों के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हो जाएगा। और ये कंडीशन किसको फॉलो कर रहा है, थर्ड वाले को। इसका मतलब क्या होगा, ये समांतर हो जाएगा, ये आपका समांतर होगा, यानी जिसका कोई हल नहीं है। बात समझ में आ गई, समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है। शुरुआत में हम 2 को लेकर के चलते हैं, अगर जो बराबर आ गया तो इसका मतलब हमें C1/C2 को भी कंपेयर करना पड़ेगा, लेकिन अगर जो शुरुआत में ही बराबर नहीं है तो C1/C2 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो पहले को ही फॉलो कर जाता है। ठीक है। अब रहा सवाल क्वेश्चन नंबर थर्ड में ना आपको समांतर की बात कर रहा है, ना संपाती की बात कर रहा है, और ना ही क्या कर रहा है, प्रतिच्छेदन की बात कर रहा है। इसमें पता नहीं क्या संगत और असंगत बोला है। देखिएगा, संगत का मतलब क्या होता है, जो साथ साथ में रहने वाला हो। असंगत का मतलब जो कभी साथ में ना रहने वाला हो। ठीक है। संगत ध्यान दीजिएगा, ये मिलेगा नहीं आपको बुक में, एनसीईआरटी के बुक में तो बिल्कुल मिलने वाला है नहीं। ठीक है। अदर बुक में भी क्लियर नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ हल्का सा हेल्प में है। संगत का मतलब होगा साथ में रहने वाला, और साथ में रहने वाले का मतलब ये हो जाएगा, हो सकता है आपके साथ 2 महीना भी रहा होगा। कोई मित्र अगर जो है 2 महीना आपके साथ रहे तो भी आप उसको अपना फ्रेंड बोल सकते हैं, 10 साल से है तो भी आप फ्रेंड बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये होता है संगत में। इसका मतलब क्या हुआ कि संगत इन दोनों कंडीशनों में हो सकता है। किसमें, इसमें हो सकता है। इसमें क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद, यानी ये रेखाएं आपस में कभी ना कभी एक दूसरे को जरूर इंटरसेक्ट करेंगी। इसका मतलब कभी ना कभी जरूर मुलाकात हुई होगी, तो इसका मतलब ये संगत हो जाएगा। ये कंडीशन संगत का है। ये तो आपस में पड़ा हुआ है, ये तो बरसों बरसों साथ हो चलेगा, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर पड़ी होती हैं, तो यहाँ से भी संगत निकलेगा। असंगत जो निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा, क्योंकि समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब असंगत के लिए ये कंडीशन है। कौन, थर्ड वाला। और संगत के लिए दोनों है, असंगत के लिए ये हो गया और संगत के लिए ये दोनों हो गया। ठीक है। ये संगत हो गया। ये चीज़ अगर जो आपको समझ में आ गई तो फिर ये क्वेश्चन 0 हो गया। ठीक है। देखिएगा, अब मैं कंपेयर करता हूँ। देखिएगा, ये दोनों समीकरण दिया गया है, पहला क्वेश्चन का, ये दूसरे क्वेश्चन का, तीसरे क्वेश्चन का। कंपेयर करते हैं हम। 3a1/a2, a2 का मतलब 2 बराबर b1 मतलब 2, b2 का मतलब -3। अब यहीं से कंपेयर कर लो, C1 C2 लिखने की जरूरत है। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? बिल्कुल बराबर नहीं हैं, क्योंकि माइनस आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो गया, ये पहले को फॉलो कर रहा है, और पहला इसका मतलब क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। सेकंड में आ जाओ, 2/4 -3/-6, माइनस माइनस कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 4 है। इसका मतलब 1/2 यहाँ भी आया, 1/2 यहाँ भी आया। इसका मतलब ये आप दोनों आपस में बराबर है। अगर जो बराबर है तो इसका मतलब हमें C1 और C2 की भी बात करनी पड़ेगी। यहाँ पर कितना है देखो, इधर ला करके आप कंपेयर करोगे, इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा? -8। इसको भी इधर लाओगे कितना हो जाएगा? -9। यानी सीधा सीधा -8 बटे में -9, माइनस माइनस कट जाएगा। तो ये 1/2 और 8/9। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों तो आपस में बराबर है ना, ये दोनों आपस में तो बराबर हैं, लेकिन ये बराबर आपस में नहीं है। किसको फॉलो कर रहा है? ये फॉलो कर रहा है इसको। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा असंगत। ठीक है, ये जो आपका सेकंड वाला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? असंगत। ठीक है। थर्ड में बात करो जरा। थर्ड में A1 कितना है? 3/2। ठीक है। A2 कितना है? 9। इसको आप नीचे आप 1 मान सकते हैं, बराबर। B1 कितना है? 5/3। B2 कितना है? -10। इसको भी आप नीचे में 1 मान सकते हैं। ठीक है। इन दोनों को पहले सॉल्व करो, फिर C1 और C2 की बात करेंगे। चलो बात ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -7, और ये इधर आएगा कितना हो जाएगा? -14। यानी फाइनली इसका तो आंसर 1/2 आ जाएगा लास्ट में। ठीक है। इन दोनों को देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा आप तोड़ेंगे। 3/2, ये 9/1 है, क्रॉस जब रेसिप्रोकल होगा तो 1/9 हो जाएगा, बराबर ये 5/3 है, ये जो रेसिप्रोकल होगा तो 1/-10 हो जाएगा।
और क्लियर सी बात है यार, देखो ये माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ है, तो ये वैल्यू आपस में तो बराबर तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये यहाँ पर नॉट इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये वैल्यू a1/a2 पॉजिटिव होगा और b1/b2 क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे नहीं। इसका मतलब पहले को फॉलो करेगा, पहले और दूसरे को फॉलो करने वाला क्या कहलाता है, संगत। ये हो जाएगा संगत। ठीक है, तो मेरे बच्चों ये 3 क्वेश्चन हमने लगवा दिया है, इसमें तीसरे का 2 क्वेश्चन और है, आप कंपेयर करके लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं पड़े। ठीक है, पहले और दूसरे को फॉलो करेगा तो संगत होगा और तीसरे को फॉलो करेगा तो असंगत होगा। और दोनों के लिए मैं बता दूं, दोनों के दोनों क्या होंगे, संगत होंगे। या तो इसको फॉलो करेंगे या तो इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, इसको फॉलो नहीं करेंगे, आप बुक में ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 4 पर चलते हैं। एक सेकंड दोस्तों, शायद एक क्वेश्चन दिख नहीं रहा है ऊपर वाला, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर मैं कर लेता हूँ कैमरा। आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर देट। अब इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, ये अभी मैंने देखा, मुझे पहले देखना चाहिए था। चलिए ठीक है, आपकी बार दिखाई देगा। आई एम वेरी वेरी सॉरी। बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 आपका SW में मैं इसलिए दिया हुआ हूँ क्योंकि बुक देखिए मेरे सामने है। इसमें कह रहा है कि इसमें भी आपको क्या पढ़ना है, 4 क्वेश्चन दिया गया है। 4 क्वेश्चन में चारों के चारों में आपको संगत और असंगत क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, संगत होगा तो उसको बताना है, असंगत होगा तो उसको बताना है। अब रहा सवाल यह है कि जो संगत जो होगा, जो जिसका आंसर संगत आएगा, संगत आने का मतलब क्या होगा, वो पहले और दूसरे नियम को फॉलो करेगा। किसको, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर जो है तो इसका मतलब क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, और दूसरा वाला क्या था, जो संपाती वाला कंडीशन था, तो उन दोनों में क्या होता है, संगत होता है, समांतर में संगत नहीं होता है। तो जब संगत हो जाएगा तो उसका क्या करना है, ग्राफीय विधि से निरूपण करना है, जो कि ग्राफ वाला मैं इसके पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं और आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या तो फिर यहाँ ऊपर आई का बटन दिया होगा, वहाँ पर ग्राफीय विधि कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसके पहले जो वीडियो हमने बनाया है तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से हमने समझाया है कि ग्राफ को कैसे आप सॉल्व करेंगे, ग्राफ के समीकरण को ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो वहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। तो ये चौथा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। 5वां क्वेश्चन मैं लगा दे रहा हूँ क्योंकि आज हमारी पूरी कोशिश है कि हम ये पूरा चैप्टर, ये प्रश्नावली 3.2 पूरा हम ख़त्म कर दें। तो चलिए इसी में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। और अगर जो दिक्कत करेगा तो फिर आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम लगवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब हल में आ जाइए, यहीं पर मान लीजिए सीधा, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये तो कंडीशन हो गया पहला। फिर का अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है अर्ध परिमाप। ठीक है, पूरा परिमाप क्या होता है, पूरा परिमाप क्या होता है, देखिए परिमाप आपका होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी परिमाप जो होता है आयताकार का यही होता है। अर्ध परिमाप का मतलब क्या हो, इसका आधा, इसका आधा का मतलब बटे 2, इसका मतलब ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ पर आते हैं, कह रहा है आयताकार बाग जिसकी लंबाई कितनी है, इतने से इतने है। देखिएगा लंबाई, चलो माना लंबाई को x तथा चौड़ाई को y से प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए प्रश्नानुसार, इसलिए प्रश्न के अनुसार आप चलें। क्या कह रहा है, लंबाई यानी x, ये जो लंबैया है ना, ये क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई कितना है, y, ये 4 ज़्यादा है, इसका मतलब जब इसमें हमने 4 जोड़ा तब जाकर के ये इसके क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब चौड़ाई किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर बहुत दिक्कत होती है लोगों को कि इधर जोड़ें कि इधर जोड़ें। इसका मतलब यही हुआ, देखो लंबाई जो है ना, तो कहते हाँ लंबाई है, ये क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। और चौड़ाई कितना है, y से भी 4 मीटर अधिक है। इसका मतलब जब तक y में हम 4 नहीं जोड़ेंगे और ज़्यादा y को बढ़ाएंगे नहीं, तब तक लंबाई उसके बराबर नहीं होगी। इसका मतलब लंबाई किसकी ज़्यादा है, चौड़ाई की। ठीक है, सॉरी लंबाई किसकी ज़्यादा है, मतलब x की। ठीक है, ये कंडीशन हो गया। अर्ध परिमाप कितना है, 36। अर्ध परिमाप हमने आपको लगा करके दिखा दिया कि अगर जो लंबाई उसकी l है, लंबाई उसकी x आपने माना है, चौड़ाई उसकी y आपने माना है, तो परिमाप कितना होगा
परिमाप अगर यहाँ पर देखा जाए तो परिमाप कितना होगा 2 इंटू लंबाई यानी x और प्लस चौड़ाई मतलब y, ये पूरी परिमाप होगी। लेकिन अगर जो अर्ध परिमाप करेंगे, अर्ध परिमाप, तो ये हो जाएगा इसका आधा। इसका आधा होने का मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा आधा, बटे में आधा। और परिमाप कितना दिया, अर्ध परिमाप 36, कितना दिया गया 36। तो इसका मतलब एक समीकरण यहाँ से मिल गया, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 36। ये समीकरण नंबर सेकंड, ये समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, बहुत आसान है, यही वैल्यू उठा करके पट से रख दो। ठीक है, यानी समीकरण 2 में x का मान रखने पर सीधा सीधा काफ़ी ईजी है। समीकरण 2 कौन है भाई, x प्लस वाई बराबर 36। x का वैल्यू कितना है y प्लस 4 प्लस वाई बराबर 36। y हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा 32। 2 से ये 32 कट जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 16। और जब y का वैल्यू 16 आया तो उठा करके समीकरण फर्स्ट में ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये उठा करके फर्स्ट में रख दो, तो ये हो जाएगा x बराबर y का वैल्यू कितना आया 16 प्लस 4, ये हो जाएगा कितना 20 मीटर। ये 20 मीटर, ये 16। समझ में आ रही बात, कोई भी वैल्यू उठा करके रख दो। 16 और 20 का मतलब क्या हुआ, 4 का डिफरेंस हो गया। अर्ध परिमाप 36 आएगा कि नहीं, पूरा परिमाप निकाल लो। पूरा परिमाप कितना होगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स का वैल्यू कितना है 20 है, 20 और 16 कितना हो जाएगा 36। 36 दूना 72, लेकिन पूरा परिमाप नहीं लेना है, आधा परिमाप लेना है, तो 72 का आधा कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन इस हिसाब से लगेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपका छठा है, इसके कई आंसर होंगे, एक नहीं हज़ारों आंसर हो सकते हैं। इसीलिए आंसर सीट में छठे का आंसर नहीं दिया गया, क्योंकि अपने हिसाब से समीकरण आपको बनाना है तो हम कई कितने भी समीकरण बना सकते हैं। ठीक है, बेस हमें दिया गया, बेस इसमें क्या दिया गया है, एक रैखिक समीकरण ये दिया गया है, देख रहे हैं, ये रैखिक समीकरण आपको दिया गया है। अब ये जो रैखिक समीकरण दिया गया है, इसी के अनुरूप, इसी को देखते हुए हमें एक और रैखिक समीकरण लिखना है। किस कंडीशन पर अप्लाई करके, इस पर कि ये जो दिया गया है वो, और जो हम लिखेंगे अपनी मर्जी से वो इस हिसाब से लिखा गया हो कि वो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हो, परिच्छेद करती हो। दूसरा समीकरण जो हमें लिखना है वो इस हिसाब से हमें लिखना है कि वो समांतर हो। दूसरा समीकरण हमें इस हिसाब से लिखना है कि वो दोनों रेखाएं आपस में क्या हो, समपाती हो। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसके आंसर क्या होंगे, अनेक होंगे, इसीलिए इसमें नहीं दिया गया। लेकिन बेस का दिया गया कितना, ये बेस वाला जो हेल्प है ये आपको दिया गया है, एक समीकरण दिया गया बराबर 0। पहला कंडीशन क्या कहता है, प्रतिच्छेद हो। प्रतिच्छेद रेखाएं अगर जो करेंगे तो इसका मतलब इसको फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो दूसरा समीकरण आप मानने जा रहे हैं उसको इस हिसाब से रखिए कि a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर ना हो। चलो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, 5x रख दिया अपनी मर्जी से, और यहाँ पर हमने 2y रख दिया। कुछ भी यहाँ पर भी रख दो, मान लेते हैं हमने 3 रख दिया, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए a1/a2 कितना हो जाएगा 2/5 और 3 क्या हो जाएगा 2। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या होंगे, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। तो यहाँ पर और भी हो सकता था, यहाँ पर देखा जाए तो और भी हो सकता था। यहाँ पर हमने मान लिया 4x ले लिया, पहला तो दिया गया है, दूसरे वाले को आपको मानना है। चलो हमने 4x ले लिया, ठीक है। और ये 3/3 है, यहाँ पर क्या रखें कि 2/4 का मतलब ये हो जाएगा कि 1/2 ना आए, इसका मतलब हम 7y रख दिए। और यहाँ पर हमने कुछ भी चलो मैंने 3 ही मान लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण 2/4 का मतलब कितना हो जाएगा 1/2 और 3 और 7 यानी 3/7 हो जाएगा। क्या ये दोनों आपस में बराबर है, बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब ये भी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हज़ारों इसके आंसर बन सकते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं। तो इसलिए आंसर में नहीं दिया गया है, तो समझ में आ गया। दूसरा वाला कंडीशन देखो, बेस क्या दिया है, बेस तो ये दिया गया है, इसी के आधार पर आपको बनाना है बराबर 0। क्या होना चाहिए, इस हिसाब से आप डिजाइन करिए कि वो क्या हो, समांतर हो। समांतर के लिए क्या है, शुरुआत के दोनों बराबर होना चाहिए, लास्ट वाला बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 2 है, चलो यहाँ पर हमने 4x मान लिया, और 3y है तो यहाँ पर 6y मान लिया, ठीक है। और ये वाला भी बराबर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर आप मान लो
3 मान लिया, चलिए हो गया, क्योंकि यहाँ पर 2/4 3/6 ये क्या है -8/-3 माइनस माइनस कट जाएगा। तो अब जरा देखिएगा ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये तो कटेगा नहीं, यानी 1/2 इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 8/3। किसको फॉलो किया? इसको फॉलो किया, इसको फॉलो किया, तो इसीलिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये समांतर हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो हमने डिजाइन किया है इसको और भी टाइप से डिजाइन किया जा सकता है, ठीक है। तीसरे में आ जाओ, तीसरे में क्या है, संपाती रेखाएं हो। संपाती होने का मतलब क्या होना चाहिए, तीनों अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। तो बराबर होने का मतलब ये हो जाएगा, बेस क्या दिया गया है 2x + 3y - 8 बराबर 0 दिया गया है। ऐसा आप वैल्यू पुट करो, a1/a2 b1/b2 c1/c2 आपस में क्या है, बराबर है। चलो यहाँ पर हमने मान लिया वही अच्छा वाला 4x कर लिया, 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर 6y कर लिया, यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा। और यहाँ पर मेरे बच्चे कर लो -16, तो क्या हो जाएगा 2/4 3/6 -8/-16 ये कट जाएगा। अब बराबर देखिएगा 2/4 का मतलब 1/2 कट जाए, जब कटेगा ना 2 1 जा 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 8 1 जा 1 8 2 जा 6, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/2। तीनों आपस में क्या हो गया, बराबर। बराबर होने का मतलब क्या हो जाएगा, ये संपाती हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे आंसर इसमें बनाए जा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे समीकरण डिजाइन किए जा सकते हैं जो कि इनको तीनों को क्या करेगा, बार बार फॉलो करता रहेगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। फिर से पॉज करके फिर से आप देख लें, रिपीट करके देख लें, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन और आज के जो एक्सरसाइज है उसका भी लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपका लास्ट है। ये क्वेश्चन मैं चाहता तो छुड़वा भी सकता था, क्योंकि इसमें ग्राफ का यूज दिया गया है, ग्राफ विधि से इसको करना है। लेकिन मैं इसलिए लगवा रहा हूँ क्योंकि अगर जो आपने पिछला वाला नहीं पढ़ा हुआ या फिर थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, तो इसमें सारी की सारी चीज़ें ये शामिल है, ग्राफ भी शामिल है, समीकरण को सॉल्व कैसे किया जाएगा वो भी शामिल है, ठीक है। तो अब देखिएगा क्या कह रहा है, बहुत आराम से देखेंगे, ग्राफ के साथ देखेंगे, मजे करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे समीकरणों ये और ये दोनों समीकरण आपको दिया गया है, ठीक है। चलिए हल में हमने डाल दिया x - y + 1 बराबर क्या है, 0 है। और दूसरा जो समीकरण है आपका वो दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ हमने लिख लिया 3x + 2y - 12। ये दो समीकरण दिया गया। इन दो समीकरणों को क्या करना है, ग्राफ खींचना है। और जब ग्राफ आप खींचेंगे तो जो ग्राफ बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि अगर जो ये समांतर रेखाएं बनी तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये समांतर रेखाएं बनी दोनों तो एक दूसरे को काटेंगे नहीं। तो अगर जो एक दूसरे को काटेंगे नहीं तो इसका मतलब इनके बीच में त्रिभुज तो बनेगा नहीं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीधा सीधा क्वेश्चन ये कह रहा है कि त्रिभुज बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक दूसरे को काटेंगे तो देखेंगे एट द टाइम कि वो त्रिभुज कैसा बन रहा है। अगर जो त्रिभुज बन रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, रेखांकित करेंगे। और रेखांकित करने के बाद जो त्रिभुज के तीनों शीर्ष होंगे उसका हम क्या करेंगे, निर्देशांक आपको डिनोट करना है, ठीक है। उसका निर्देशांक हम डिनोट करेंगे और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये समीकरण आपके दिए गए हैं। अब इनसे सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, बिंदु निकालने पड़ेंगे। x अक्ष और y अक्ष के लिए शो करने के लिए आपको बिंदु निकालने पड़ेंगे। तो इसका मतलब इसको समीकरण को पहले हमें बिंदु के रूप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखिए टेबल बनानी है, जरा देखिएगा यहाँ से। इसको मैं क्या करूँगा, x ये -y है, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा +y, और जो +1 है उधर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी विधि से आप यहाँ पर क्या कर देंगे, ग्राफ बना लेंगे। देखिए यहाँ पर आप सीधा रख दो x और यहाँ पर सीधा रख दो y। लगभग 3-4 वैल्यू हम ले लेंगे। इसमें ज़रा देखिएगा भैया 3x बराबर ये जो -12 उधर क्या हो जाएगा +12, और जो +2y क्या हो जाएगा -2y, और x बराबर हो जाएगा 12 - 2y अपान क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर आप रख लो x, यहाँ पर क्या रख लो y। और इसका भी 3-4 पॉइंट लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, 3-4 बिंदु मानेंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ हमने एक बात और होशियारी करने के लिए आपसे बोला था, उसको आप करेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे और हमेशा जो है आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। मैंने होशियारी आपको मेरे बच्चों यही बताई थी
कि भले ये ग्राफ विधि से शो करने के लिए कहा जाए, लेकिन रफ में कहीं इसको क्या कर लिया करो, हल कर लिया करो। ठीक है, प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल कर लिया करो। जब हल कर लोगे तो आपको एक डेफिनेट वैल्यू पता चल जाएगा x और y का। ठीक है, और जो x और y का वैल्यू आपको पता चल जाएगा वो इस टेबल में ज़रूर सेटिस्फाई करा दीजिए। ठीक है, इस टेबल में ज़रूर सेटिस्फाई करा दीजिए, आपका आंसर डिक्टो आपको मिल जाना ही मिल जाना है। ठीक है, तो मैंने रफली सॉल्व किया है। ठीक है, इसमें x और y का वैल्यू मैंने अपने हिसाब से निकाला है। x का वैल्यू आएगा 2 और y का वैल्यू कितना आएगा 3। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा। आप प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे रफ में तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जब हम टेबल यहाँ पर रीड करेंगे तो x बराबर 2 और y बराबर 3 जरूर यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा क्या करेंगे। और दूसरी सावधानी क्या आपको रखनी है कि ऐसा वैल्यू आप मानिए कि वो पूर्णांक में हो, अदरवाइज डेसिमल वगैरह में रहता है। डेसिमल में मान के चलिएगा 6.5, 2.5, 3.5 तो भी शो करने में काफ़ी इजी होती है, लेकिन अभी आ गया 6.888, 9.323 तो फिर मज़ा नहीं आता है, तो वो फिगर अच्छा बनता नहीं है, क्योंकि हम लोग मार्कर से बनाते हैं, पेन से बनाते हैं। पटरी स्केल वगैरह वाला तो है नहीं कि उतनी छोटी छोटी जो चीज़ें होती है, छोटी छोटी जो लंबाइयाँ होती है उसको आप रिप्रेजेंट कर पाएँ। तो इसीलिए आप ऐसा वैल्यू मानिए, भले बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्या हो पूर्णांक में हो। चलिए हम शुरू करते हैं पहले वाले से। ठीक है, अब हमने सपोज दैट मान लिया अगर जो हम यहाँ पर रखें y बराबर 0, अगर जो y बराबर हम 0 रखें, y बराबर 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा -1। ठीक है, y बराबर 0 हमने रखा तो x का वैल्यू कितना हो गया -1। फिर हम रख देते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे 2-3 वैल्यू और फटाफट रख देते हैं। भी देखो क्या आ जाएगा। y का वैल्यू हमने 1 रखा तो 1 रखेंगे तो 1 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2 रख दिया 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा। 3 रख दिया तो 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 रख दिया तो 4 में से 1 जाएगा 3 हो गया। बात समझ में आ रही है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी इसी हिसाब से मानेंगे। यहाँ पर सपोज दैट हमने y बराबर 0 रखा, जब यहाँ पर y बराबर 0 रखोगे तो 2 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बचेगा कितना 12 में 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 4। मैंने क्या बताया था, पूर्णांक ही लेना है, पूर्णांक लेने से आसानी रहती है। फिर हमने मान लिया 3, 6, -3। मैंने इसको अपने कॉपी पर सॉल्व किया हुआ है, तो ये फटाफट मान लेता हूँ, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, ऐसा ही इसलिए मैंने माना क्योंकि पूर्णांक आंसर देगा, कोई बात नहीं है। 3 अगर जो रखेंगे 3 2 हो जाएगा 6, तो 12 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 6, और 3 से जब 6 में भाग देंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 6 आप रखोगे, y का वैल्यू 6 रखोगे तो 2 6 या 12, 12 - 12 क्या हो जाएगा 0, और 3 में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। -3 रखोगे तो देखो क्या मजा आएगा, ये -2 है, यहाँ पर -3 रखेंगे तो -2 -3 का आपस में गुणा होगा तो माइनस प्लस 3 दूना हो जाएगा 6। ठीक है, तो 12 6 कितना हो जाएगा 18, और 3 का भाग देंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो -3 रखने पर आपका +6 आ जा रहा है। तो ये आपके हो गए बिंदु। अब जब ये बिंदु हो गए मेरे बच्चों, और इसमें देखो मैंने उस वैल्यू को जरूर रखा है जो यहाँ पर कहा था, x बराबर 2 y बराबर 3। ठीक है, यहाँ x बराबर कितना आया है 2 और y बराबर ऑटोमेटिक 3 हो गया है। यहाँ पर भी x बराबर एक ही वैल्यू हमने रखा होगा, दूसरा वैल्यू अपने आप आ गया होगा। इसलिए आ गया है क्योंकि इसको मैंने सॉल्व किया है और इसका सही आंसर कौन है, यही है, तो वो जरूर सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या रखा था, यहाँ पर y का वैल्यू ही रखे हैं, x का वैल्यू तो अपने आप निकल गया है। ठीक है, अब हम बनाते हैं ग्राफ। अब देखिए ग्राफ, एक बेहतरीन ग्राफ बनने वाला है आपके सामने एकदम। हमने कर दिया, हमारे पास वैल्यू भी बहुत भारी नहीं है। सबसे बड़ा अंक क्या है यहाँ पर, बस 6 है आपका। ठीक है, बस तो इसका मतलब यहाँ पर ले लो 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ऊपर भी बढ़ा लो थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं। माइनस वाले में भी आपको ज़्यादा घूमना नहीं है, टेंशन नहीं। चलिए अब हम रखते हैं। ठीक है, पहले वाले को हम ये ब्लू वाले मार्कर से रखेंगे पहले वाले को, और दूसरे वाले को इससे रखेंगे। ठीक है, दूसरे वाले को ब्लैक से रखेंगे। अब पहले वाले को देखिएगा, x का वैल्यू कितना है -1। -1 का मतलब इधर जाओ, यहाँ पर पहुँचो, और y का वैल्यू कितना है 0। y का वैल्यू कितना है 0। इसका मतलब ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, तो इसका मतलब यहीं पर रहना है। एक बिंदु आपका ये हो गया।
एक्स का वैल्यू, अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट हम बाद में देखेंगे। एक्स का वैल्यू कितना है 0, 0 का मतलब इसी ओरिजिन पर रहना है, ना उधर जाना है ना इधर जाना है। वाई का वैल्यू कितना 1, वाई का वैल्यू 1 होने का मतलब +1 है, ऊपर जाएगा, तो एक पॉइंट इसका ये हो गया। फिर एक्स का वैल्यू 1, 1 का मतलब यहाँ पर हो गया, और वाई का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 2 होने का मतलब ऊपर जाओगे, तो ये पकड़ के जब आप ऊपर जाओगे 1 और 2, तो ये 2 के सीध में ये पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया। फिर x का वैल्यू कितना है 2 है, 2 का मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर 1 और 2। y का वैल्यू कितना 3 है, 3 का मतलब जस्ट ऊपर 3 कदम, एक कदम ये हो गया, सीध में जाएंगे, दूसरा कदम ये हो गया, तीसरा कदम ये हो गया, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट मिले हमको। और भी कोई है, बिल्कुल है। x बराबर कितना है 3, y बराबर 4, 3 का मतलब सीधा हो जाएगा 1 2 3, और y का मतलब 4, 4 का मतलब बच्चे यहाँ पर होगा, ठीक है। तो अगर जो हम इसको थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा अगर जो हम इसको दिखाएं तो कौन मिला, ये मिला, ये मिला और ये मिला, इधर आ जाओ, ये मिला और ये मिला, ठीक है। अब इससे होकर के जाने वाली एक रेखा आप खींचेंगे तो आपको दिख रहा होगा, एक बढ़िया सी लाइन आपको दिख रही होगी सीधा, ठीक है। ये हो गया किसका, ये हो गया पहले वाले का। अब मैं ब्लैक पेन से इसको करता हूँ, देखिएगा। x का वैल्यू कितना है 4, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 4, 1 2 3 4, y का वैल्यू 0, यानी ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, तो इसका मतलब एक पॉइंट ये हो गया। x का वैल्यू है 2, तो y का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 2 1 2, y का वैल्यू 3, 3 का मतलब ऊपर जाएगा, +3 है ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा 1, हो जाएगा 2, और ये पॉइंट, यही पॉइंट आपका मिला, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए दूसरे वाले रेखा का पॉइंट यहाँ पर टच हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। x बराबर कितना है 0, 0 का मतलब ना ऊपर ना नीचे, सॉरी ना इधर ना उधर, यहीं पर रहेगा। लेकिन y का वैल्यू कितना है 6, y का वैल्यू 6 का मतलब +6 है, तो ऊपर जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हो गया एक पॉइंट इसका, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ। फिर x का वैल्यू कितना है 6, 6 का मतलब आगे जाएगा 1 2 3 4 5 6, लेकिन इनका y का वैल्यू कितना आ रहा है -3, -3 का मतलब नीचे, तो हो जाएगा 1 2 और 3, मतलब एक पॉइंट आपका यहाँ पर आ गया। तो आप ध्यान से देखेंगे तो कौन पॉइंट मिला आपको, ये, ठीक है। अब इसको खींचो ऐसे, बोर्ड है मेरे बच्चों, स्केल नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको त्रिभुज मिला कि नहीं मिला, जरा देखिएगा त्रिभुज कौन है, देखो ये देखो, ध्यान से देखो, ये त्रिभुज आपको मिला, ये बंद त्रिभुज है, ठीक है। ये रहा आपका एक त्रिभुज, ये गजब का त्रिभुज, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा मैं कैमरे में चेक कर लेता हूँ। तो ये आपको त्रिभुज मिल गया, ये वाला, ठीक है। बार बार उसी पर रिपीट करने पर पेन नहीं चलता है, तो यहाँ से लेकर के देख रहे हैं, यहाँ से एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, अलग पेन में चलाऊँ, एक बिंदु आपको ये मिल गया है, एक बिंदु ये मिल गया है, एक बिंदु ये मिल गया है। अब इन तीनों बिंदुओं को क्या करना है, इन तीनों बिंदुओं का कोऑर्डिनेट बताना है, और वही आपका आंसर होगा। अब जरा देखिएगा, यहाँ पर आ जाओ, ये बिंदु कौन सा है भाई, कहाँ है ये, ओरिजिन ये है, ओरिजिन से इधर तरफ क्या होता है x का माइनस कोऑर्डिनेट, और कितना है 1 है। क्या ये बिंदु ऊपर है या नीचे है, नहीं है, इसी पर लगा हुआ है, इसका मतलब x पर कितना कदम चला है -1, और y पर कितना है, ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो इसका मतलब 0। तो इस बिंदु का कोऑर्डिनेट हो गया -1, 0। यहाँ पर आ जाओ, ये क्या है, x पर ही चला है, y पर तो चला नहीं, ना ऊपर है ना नीचे है, तो इसका मतलब x पर कितना चला हुआ है 1 2 3 4, x पर चला हुआ है 4, y पर कितना चला है 0, तो एक कोऑर्डिनेट ये हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है, ये कहाँ जरा देखिएगा, ये किस सीध में है, ये 1 और 2, इसको मिलाओगे ऐसे तो आपको समझ में आएगा, कहाँ पर है, x 1 2, यानी दूसरे पर है, और फिर ऊपर तीसरे पर है, यानी x पर 2 कदम चला हुआ है, y पर 3 कदम चला हुआ है, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, 3, ठीक है। तो ये त्रिभुज के आपके क्या हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए। इसको रेखांकित करने के लिए बोला था शायद, पटल को छायांकित करो, तो छायांकित कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, डिजाइन बना दो टमाटर आलू का, ठीक है। इसको छायांकित करके इसका कोऑर्डिनेट बताना था। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लें। तो उम्मीद है बच्चों क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। आज मुझे भी बहुत पढ़ाने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि काफ़ी आसान चीज़ें थी। कल मैं जो है नई जो है एक्सरसाइज शुरू करूँगा,
तो उस एक्सरसाइज को लगा